गाइस आज अपन फिर से थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये सब एंट्रोपी वगैरह वाले क्वेश्चन हैं। कल मैंने आपको संभवन ऊष्मा दहन ऊष्मा के क्वेश्चंस बता दिए थे। 1 मोल जल को 373 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन की आपको गणना करनी है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा दी है 2.257 किलो जूल ग्राम इनवर्स। जब ग्राम में देगा हमको जल दिया है तो जल के परमाणु भार से अणुभार से, और अगर कोई भी दूसरा विलायक दिया है तो उसके अणुभार से हमको इसको गुणा करना पड़ेगा। ये मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि मोल में रहेगा तो आपको अणुभार से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ग्राम में रहेगा आपको अणुभार से गुणा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए फॉर्मूला था हमारा एंट्रोपी बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यहाँ हम लेंगे सीधे डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टी। तो डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन हमारा दिया है ये, इसके साथ हमको 18 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमको इसको मोल में बदलना है। 1 मोल जल बराबर 18 ग्राम होता है। ताप जो है यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, एक्चुअली में केल्विन में, इसलिए मैंने बोलते समय ही बोला था। तो ये ऑलरेडी केल्विन में है यहाँ पे ताप। तो आप सीधे 373 से डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, बहुत फटाफट आंसर आ जाएगा। 108.57 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आई आपकी एंट्रोपी। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को भी। निम्न अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन पर मानक एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करनी है। मानक एंट्रोपी कब होता है? जिसके मोलों की संख्या ज्ञात हो आपको। तो P4 + 5O2, P4O10 या 2P2O5 भी लिख सकते थे आप। देखिए 298 पर P4 यानी मानक अवस्था की एंट्रोपी है 41.1 जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, और O2 के लिए एंट्रोपी दी है 205 जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, और P4O10 के लिए एंट्रोपी दी है 231 जूल केल्विन इनवर्स। तीनों राशियां जूल में है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है, पहले आप रिएक्शन लिखोगे फिर आप करोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उत्पाद माइनस अभिकारक, क्रियाफल माइनस क्रियाकारक, यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या उत्पाद माइनस अभिकारक भी लिख सकते हो। तो देखो आपका प्रोडक्ट था ये, इसकी ऊर्जा को पहले रखे अपन, फिर माइनस किए और ये दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को। तो यहाँ प्लस करना है 41.1 प्लस 5 क्यों कर दिए? क्योंकि ऑक्सीजन के जो हैं 5 मोल लगे हैं और आपको 1 मोल की ऊर्जा दी, तो गुणित 5 कर दीजिए। अब 5 से गुणा करने के बाद आपको दोनों जोड़ना है और दोनों को जोड़ने के बाद फिर इससे घटाना है। ठीक है, तो आप जब दोनों को जोड़ के इससे घटाएंगे तो आपका आंसर आने वाला है -835 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आप बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे कि ऑक्सीजन की जो एंट्रोपी दी है वो 1 मोल के लिए दी है, देखिए, और यहाँ पे 5 मोल ऑक्सीजन है, इसलिए ये 5 का मल्टीप्लाई किया गया है। ये कल भी समझाई थी मैं, और आज आप जब भी मोलों की संख्या को देख के उनके जितने मोल हैं उसकी एनर्जी 1 मोल की ही दी रहती नॉर्मली, तो आपको उतने मोल से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1 मोल बर्फ को 1 मोल जल में 273 केल्विन ताप पर बदलने पर एंट्रोपी परिवर्तन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो डेल एच बराबर दिया है 6025 जूल मोल इनवर्स। ये देखो ऑलरेडी जूल मोल इनवर्स में दिया है, तो मोल इनवर्स में जब देगा हमको परमाणु भार अणुभार या परमाणु भार से गुणा करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये देखो डेल एस ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल एच एफ ऑफ फ्यूजन अपॉन टी। जो वैल्यू दी है 6025 अपॉन 273 डिवाइड होगा, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा 22.1 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बिना किसी प्रॉब्लम के आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। आपको बोल रहा है अभिक्रिया N2 गैस 3H2 गैस 2NH3 गैस। गैस क्यों जरूरी है? क्योंकि डेल N की गणना केवल गैस के लिए ही होगी, ठोस और द्रव इसमें भाग नहीं लेंगे, उसको इकाई मानोगे आप। के लिए 298 केल्विन पर मानक मुक्त ऊर्जा की आपको गणना करनी है। मानक मुक्त ऊर्जा, मानक एंथैल्पी देखो डेल H0 इज इक्वल टू -92.4 किलो जूल दिया है। मानक एंट्रोपी दिया है डेल एस इज इक्वल टू -198.3 जूल केल्विन इनवर्स। दर्शाइए कि मानक अवस्था में अभिक्रिया होगी भी या नहीं। इस क्वेश्चन में ये भी बताना है आपको कि रिएक्शन संभव है या नहीं। वो ऋणात्मक और धनात्मक से आपको समझ में आ जाएगा। हम अभी पिछली ही क्लास में पढ़े हैं मुक्त ऊर्जा। तो डेल H0 इज इक्वल टू, 0 का मतलब मानक, ठीक है, जब स्टैंडर्ड वैल्यू आती है तो घात पे 0 लग जाता है। डेल H0 माइनस टी डेल S0
में डेल एच इतना दिया है, डेल एस आपको दिया है। आगे बढ़ते हैं, माइनस करते हैं और बनाते हैं। ये देखिए, ये डेल एस दिया था, तो डेल जी के लिए आप क्या करोगे, पहले डेल एच की वैल्यू रखोगे, चूँकि ताप रहेगा, आपको मालूम ना डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, तो टी की वैल्यू रखोगे, डेल एस उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों को प्लस करोगे, ठीक है, और फिर आपकी जो वैल्यू आई है उससे ये माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा -33306.6 जूल केल्विन इनवर्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये भी, सिर्फ एक धन ऋण वाली बात है, आपको केवल और केवल फॉर्मूला याद। अब देखो ये वैल्यू क्या आई है, माइनस में आई है। डेल जी का मान ऋणात्मक आएगा तो मानक अवस्था में यह प्रक्रम स्वतः संपन्न होने वाली है, खुद से संपन्न होगी, ठीक है। और डेल जी के ऋणात्मक होने की शर्त मैंने बोला ही था आपको कि आप एक बार पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, 5वां क्वेश्चन चलते हैं, फिर आगे अपन देखेंगे। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन बनाते हैं क्योंकि है ना, किसी अभिक्रिया के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल एच और डेल एस के मान क्रमशः 40.63 किलो जूल मोल इनवर्स तथा 108.8 जूल केल्विन मोल इनवर्स है। अभिक्रिया की संभवता, मतलब संभव है कि नहीं, पूर्ण घोषणा कीजिए। फिर से रखना है आपको, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, आपको सब चीज़ दी है, जूल किलो जूल में दी है, तो आप उसको जूल मोल में बदल लीजिए 1000 से गुना करके। तो डेल जी इज इक्वल टू 40630 माइनस 300, 300 क्यों लिया गया है, क्योंकि 273 में 27 जुड़ेगा, केल्विन में लेना होता है ताप, तो 300 आएगा, गुणित आपकी जो ऑलरेडी वैल्यू दी है जूल किलो केल्विन मोल इनवर्स में 108.8, इन दोनों का गुणा करोगे और इससे घटाओगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। चूंकि डेल जी मुक्त ऊर्जा का मान धनात्मक है, प्रक्रम अग्रगामी दिशा में स्वतः संपन्न नहीं होगा। जब जब डेल जी धनात्मक आएगा, खुद से संपन्न नहीं हो पाएगा प्रक्रम। कब कब ऋणात्मक और कब कब धनात्मक होता है मैं समझा चुकी हूँ, है ना। तंत्र कार्य करे तो ऋणात्मक, तंत्र पर कार्य हो तो धनात्मक। ये कहाँ होता है भाई, केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स में आपको इसके उल्टे ही चलना होगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आप बनाइए, फिर हम फर्दर और आगे जाएंगे और बनाएंगे।